एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और अगर लेकिन इस बीच अगर हम बात करें महेश, देखिए 25 मई को मतदान होना है। 48 घंटे पहले चुनावी जो शोर था 2 महीने से चल रहा था वो अब थम चुका है। अब यानी कि पूरी तरह से जो कमान है वो वोटर्स के हाथों में है। वोटर्स अपने अपने मताधिकार का 25 मई को प्रयोग करते हुए इन 10 सीटों पर नजर आएगा। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल चुनाव प्रचार का शोर हर तरफ देखने को मिल रहा था। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और 10 की 10 सीटों पर जीत के दावे के साथ सामने रखी गई थी और यह भी कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो एक के बाद एक शुरुआत एक सीट से हुई थी और बाद में पता चला कि 9 से 10 सीटों पर ही चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए, रैलियों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश किया। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर प्रियंका गांधी ने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी टेलीविजन के जरिए और जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों तक वो गए उससे एक इंडिया गठबंधन के समर्थन में माहौल कायम करने की कोशिश की है। जिक्र अगर भारतीय जनता पार्टी का करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी अमित शाह भी आए, राजनाथ सिंह भी आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता का आशीर्वाद हासिल करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करूं तो यहां पर दक्षिण हरियाणा की धरती पर जो है ज्यादा समर्थन जुटाने की कोशिश यहां पर की गई है, क्योंकि एक के बाद एक जो सीटें थी वो लगातार चुनावी मुकाबले में जा चुकी थी। तो ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इतना कड़ा चुनावी मुकाबला झेलना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अंदाजा नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल जो ताजा तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है उसमें अब जनादेश क्या आएगा इसका इंतजार सभी को है। लेकिन चुनाव प्रचार के लिहाज से जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये माना जा रहा था कि बेहद पीछे चल रही है, वो चुनावी मुकाबले में बराबरी पर नजर आई। उसके बाद जब तक चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रचार के लिहाज से अच्छी खासी स्थिति में, बराबरी की स्थिति में नजर आ रही थी। वोट संख्या के लिहाज से अगर आंकलन करने की कोशिश करें तो यहां पर भी कड़ा चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा था। कोशिश लगातार ये की जा रही थी कि यहां राहुल गांधी किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और खासकर वो युवा जो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। दक्षिण हरियाणा की धरती, भिवानी की धरती, जहां पर सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं से सेना में लोग जाते हैं तो हरियाणा प्रदेश से जाते हैं। और हरियाणा प्रदेश में भी अगर किसी एक जिले की बात की जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा युवाओं को आर्मी जो है आकर्षित करती है। अग्निवीर योजना को दान में डालने की बात इसी धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी ने सामने रखने का काम किया। फिलहाल चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प है, दोनों ही तरफ से जबरदस्त प्रचार प्रसार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि समय ज्यादा था और रिसर्च वर्क के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। लेकिन जिस तरीके से एंटी इनकमेंसी यहां पर बनी हुई थी, चाहे मोदी के नाम पर और चाहे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के नाम पर, वो चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाती चली गई। तो कह सकते हैं कि अब कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। लगभग सभी सीटों पर चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल है। लेकिन इस बीच अगर हम बात 2019 की करें और 2024 की करें तो 2019 में जहां बड़ी जीत हरियाणा में दर्ज की गई थी बीजेपी की तरफ से, तो इस बार भी अगर गणित समझे तो बीजेपी को क्या इसी तरह की जीत मिल सकती है? क्योंकि टक्कर तो इस बार जोरदार मिल रही है बीजेपी को, चाहे हम कांग्रेस की तरफ से देखें और विपक्षी दलों की तरफ से भी अगर हम बात की जाए तो 2019 में जेजेपी बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार अलग हो गई है। देखिए, लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो परफॉर्मेंस निकल कर सामने आ रहा है, परफॉर्मेंस क्या है? दरअसल सीटों की संख्या, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन कितनी जीतेगा ये तो जनादेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन शुरुआत में जो हम मानकर चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के दावों का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो कह रहे थे 10 की 10 और 10 की 10 में भी थोड़ा सा शक शुबा अगर कहीं था तो रोहतक सीट को लेकर था, यानी 9 तो बिल्कुल क्लियर मानकर चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन अब परिस्थिति क्या हुई कि 10 की 10 सीटों पर चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है और लगातार मैं ये भी कहता हूं कि ये कोई कांग्रेस की परफॉर्मेंस नहीं है। कांग्रेस ने जो सबसे बेहतरीन काम किया वो उम्मीदवारों का सही चयन किया, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग थे, जो मोदी से नाराज लोग थे, जो मनोहर लाल खट्टर से नाराज लोग थे, उन्हें अपने लिए एक उम्मीद नजर आई कि अगर इन उम्मीदवारों के साथ वो खड़े हो जाएं, इन उम्मीदवारों पर अगर दाव वो लगाएं, चुनावी संघर्ष उनके लिए करें, तो हो सकता है कि चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को ये जो उम्मीदवार है वो हरा सकते हैं। और यही कोशिश यहां पर उन तमाम लोगों की तरफ से की गई है
है, जो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ जो लोग हैं, एंटी बीजेपी वोट का मैं जिक्र कर लेता हूं, यहाँ पर एक खास गठबंधन में उसका ध्रुवीकरण होता हुआ नजर आया और तमाम जो दूसरे क्षेत्रीय दल थे वो गौण होते हुए चले गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एंटी बीजेपी वोट, अगर एंटी मोदी वोट का बंटवारा हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में उन भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों ने ध्रुवीकरण भी किया और एक राजनीतिक दल के पक्ष में, एक उम्मीदवार के पक्ष में यहां पर सामने खड़ा होने की कोशिश की, जिससे नतीजा यह हुआ कि 10 की 10 सीटों पर चुनावी मुकाबला आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो चुनावी मुकाबला है 25 मई को होने जा रहा है, काफी ज्यादा टक्कर का होगा, क्योंकि एक तरफ इस समय बीजेपी अकेले है, क्योंकि 19 की अगर बात करें तो जेजेपी साथ में थे, अब सभी 10 सीटों पर बीजेपी अलग अकेले चुनाव लड़ रही। लेकिन उस बीच अगर हम बात किसानों की भी कर ले, क्योंकि हरियाणा को किसानों की धरती भी कहा जाता है, वीरों की धरती भी कहा जाता है, तो किसान खासा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि और इसका खामियाजा बीजेपी को ही नहीं जेजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों ने लगातार कोई भी जो नेता है वो पहुंचे हैं तो विरोध करते हुए नजर आए हैं। देखिए, एक तो मैं यहां पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी। ये पोस्ट पोल अलायंस था। जनादेश जब सामने आ चुका था तो हरियाणा की सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने 10 विधायकों का समर्थन मनोहर लाल खट्टर को दिया था, जिसके बाद करीब 4.5 सालों तक ये सरकार चलाई गई। पिछले लोकसभा चुनाव में जो है किसी भी तरह का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में नहीं था। लगातार अब ये जो जिक्र सामने आ रहा है कि दरअसल क्षेत्रीय दलों की स्थिति इस वक्त क्या है, इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या है, इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जो 4.5 सालों तक गठबंधन की सरकार दुष्यंत चौटाला चलवाते रहे और अब उन्हें खामियां नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब उन्हें लग रहा है कि जो है 200 के पार भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नहीं पहुंच सकती। अगर गठबंधन टूटने से एक दिन पहले के बयान का मैं जिक्र करूं तो दुष्यंत चौटाला को मोदी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उम्मीदें काफी ज्यादा नजर आ रही थी और 400 के पार तो भारतीय जनता पार्टी ने बाद में कहा। उससे पहले ही दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार पहुंचाए हुए थे। तो बदली परिस्थितियों में बयान भी यहां पर बदले हुए दुष्यंत चौटाला के नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं साफ तौर से बात कहना चाहूंगा, जनादेश का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। एक वोट भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। लेकिन फिलहाल अगर आबो हवा को समझने की कोशिश की जाए तो यहां पर ध्रुवीकरण आमने सामने का है। भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग, मोदी को पसंद करने वाले लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं और मोदी को नापसंद करने वाले लोग इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, और इन 2 महीने में हमने ये भी लगातार देखने को मिला है कि कई यहां पर बीजेपी में या फिर अन्य दलों में शामिल हुए कुछ अन्य दलों का दामन थाम ले, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें, तो अलग अलग पार्टियों का दामन थामते हुए भी नजर आए और मान मनोबल का दौर भी इस बीच काफी ज्यादा देखने को मिला और जिनकी उम्मीद की जा रही थी वो भी बीजेपी का साथ छोड़ गए थे। देखिए, ये दोनों ही तरफ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में अगर वोटर के कैलकुलेशंस को मैं समझने की कोशिश करूं तो हिसार सीट पर भी कुछ ऐसे लोगों को यहां पर कांग्रेस पार्टी से रातों रात जो है अलग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश की गई है। वो 200 वोटों के लोग हो सकते हैं, वो 250, 500, 600 वोटों के लोग हो सकते हैं, 600 वोटों के स्थानीय नेता हो सकते हैं, एक मोहल्ले के नेता हो सकते हैं, एक जाति विशेष के नेता हो सकते हैं। लेकिन कोशिश यहां पर की गई और कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें ज्यादा तेज देखने को मिली है। कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। यहां पर दरअसल आबो हवा बदलती है। चुनाव से ठीक पहले जब टिकटों का बंटवारा होता है, जब टिकटों का ऐलान होता है तो कुछ लोग टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर छोड़कर जाते हैं, कुछ लोग भीतर घात करते हैं, उन्हें लगता है कि इस टिकट का सही हकदार मैं था लेकिन किसी दूसरे को दे दी गई। अब अगर ये जीतकर जो है विधायक या सांसद बन जाता है तो फिर सिटिंग दावा है, अगली बार फिर से सामने रखेगा, तो ऐसे में क्यों ना इसे यहीं पर निपटा दिया जाए। ये कोशिश तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में कोशिश कम इसलिए रहती है कि समय रहते सर्विलांस जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का वो इतना बेहतरीन है कि अगर कोई नेता अपनी पार्टी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की सोच भी ले तो वो जो रिपोर्ट है शीर्ष नेताओं तक पहुंच जाती है समय रहते और उसका इलाज यानी उसका समाधान भी कर लिया जाता है।
कांग्रेस पार्टी में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर जब चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए और किसी खास बूथ से, किसी खास विधानसभा क्षेत्र से, किसी खास इलाके से अगर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदों के खिलाफ अगर हार मिलती है, जहां पर वो जीत मानकर बैठे थे वहां पर उन्हें अगर हार मिलती है, तो तब यह आकलन किया जाता है कि कौन से नेता ने भीतर घात किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। यहां पर समय रहते जो है चीजों का समाधान कर लिया जाता है, संकट का समाधान कर लिया जाता है। और जिस तरीके से मैं बता रहा था कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ज्यादा वोटों का की संख्या का अधिकार रखने वाले लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी जो है कांग्रेस पार्टी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाए, जिससे जो है जो वोट काउंट निकलकर जब सामने आए तो इलाके का तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आई। कोशिश दोनों ही तरफ से की जानी है, किसी कोशिश में कामयाबी ज्यादा मिलती है और किसी कोशिश में कम। हालांकि फिलहाल चुनावी जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है। बेहद दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कौन बाजी मारता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आरव, हरिया बेटा, वोट देने जाना है। एक मेरे वोट करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो फिर हम भी रहने देते हैं। इनफैक्ट मैं तो कल से काम पर भी नहीं जाऊंगा। एक मेरे काम करने से क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, अब से मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। What's wrong with you guys? ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये तो। और वोट करना तुम्हारी, हमारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश भी एक फैमिली है जिसमें हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। फर्क पड़ता है, मतदान जरूर करें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। और ये तीसरा गोल भी रोहन ने किया। आपका बेटा तो हमारे स्कूल की शान है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी फर्स्ट आता है। आप ऐसा क्या खिलाती हैं? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब? अंडा और चिकन। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो मेरे रोहन को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या आपको पता है बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनके वजन के हिसाब से पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन रोजाना देना चाहिए। आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां आपको बताते चले कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए 2 महीने तक चुनावी जो शोर चल रहा था वो फिलहाल अब थम चुका है, क्योंकि 48 घंटे पहले ये चुनावी शोर जो प्रचार प्रसार था उसको यहां पर थाम दिया गया है। चुनाव के आखिरी दिनों में सभी सियासी पार्टियों ने, सभी सुरमाओं ने अपनी जो जोरदार पुरजोर ताकत थी वो आजमाते हुए नजर आए। जो स्टार प्रचारकों का दौरा था वो लगातार देखने को प्रदेश में मिला। एक के बाद एक यहां पर प्रचार प्रसार किया गया, रैलियां की गई, जनसभाएं की गई और जनता को पुरजोर तरीके से साधने की जो जोर आजमाइश थी वो सभी दलों की तरफ से पूरी तरह से की गई है। इसी पर और ज्यादा चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अब जिस तरह से बात की जाए, हरियाणा में 25 मई को यहां पर मतदान होना है और सभी 10 सीटों पर यह मतदान होना है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो 2 महीनों से ये चुनावी शोर चल रहा था और जिस दिन का इंतजार था लगभग वो घड़ी आ ही गई है। 48 घंटे पहले चुनावी शोर थम गया। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए जया, आज शाम को चुनाव प्रचार 10 सीटों पर खत्म हो गया है जी। 2 महीने पहले जब ये सब इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हुआ था तब ये माना जा रहा था कि बीजेपी के साथ एज है। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अपनी 10 सीटों के जीतने का रिकॉर्ड जो है वो फिर से बना सकती है, रिटेन करती है 10 सीटें, जब इलेक्शन प्रोग्राम 2 महीने पहले अनाउंस हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सबसे पहले बीजेपी के 6 प्रत्याशी 13 मार्च की शाम को घोषित हुए थे। चूंकि
तब के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 तारीख को इस्तीफा दिया था। 13 तारीख एक लिस्ट आई थी, बीजेपी के 6 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे गए थे, उनमें मनोहर लाल जी भी थे। तो उनको समय ज्यादा मिला और मनोहर लाल जी एक वक्त ये भी कह रहे थे कि मेरे को तो पार्टी ने उतार दिया मैदान में, लेकिन कांग्रेस का तो कोई सामने है नहीं, मजा ही नहीं आ रहा। जब तक सामने कोई ना हो तो अक्सर कांग्रेस पर तंज कसते थे मनोहर लाल। लेकिन देर सवेर कांग्रेस के उम्मीदवार भी जब सामने आए, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा 31 साल के हैं, NSUI के लीडर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट प्रेसिडेंट रहे। तो मनोहर लाल की उम्र 69 साल है, लेकिन उनके सामने जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा उसकी उम्र 31 साल है, 31 साल, मतलब आधी से भी कम उम्र है। धीरे धीरे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, अब आकर जब चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है, अब यह माना जा रहा है कि कांटे का मुकाबला हो गया करनाल सीट पर भी। खासतौर पर अब जब आज प्रियंका गांधी आई हुई थी, प्रियंका गांधी ने पानीपत की अनाज मंडी में जनसभा की और जिस तरीके का भाषण दिया, जितनी भीड़ थी, प्रियंका गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा थे, उदय भान थे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र हुड्डा थे और स्थानीय नेता थे। तो जिस तरीके से भीड़ जुटाई गई, जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, जिस तरीके का प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया, दिल में उतर जाने वाला था। मतलब इमोशनल भी हो गई प्रियंका गांधी ये कहकर कि सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, मोदी सरकार पर, कि जो अग्निवीर योजना लाई गई है 4 साल के लिए, युवाओं के सपने जो देश की सेवा करना चाहते हैं हरियाणा के युवा या बाकी जगह के, उनके सपनों को बिखेर दिया है, उनके सपनों को तोड़ दिया है, इस तरह के आरोप लगे। और यह भी आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर कि जो शहीद हैं उनको उतना सम्मान नहीं मिला, उनके परिवारों को जो शहीद हुए हैं मैं उनको प्रति सम्मान दिखाती हूं। और मैं आपको ये कहती हूं कि मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती हूं। इंदिरा गांधी का नाम ले रही थी, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, पिता प्रधानमंत्री थे, तो मेरे दिल में भी दर्द है कि शहीद परिवारों को जब पूरा सम्मान नहीं मिलता। तो इस तरीके से आज इमोशनल होकर भाषण दिया उन्होंने, मुद्दे उठाए कि 70 करोड़ युवा जो है आज बेरोजगार है। देश के राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 70 करोड़ का आज आंकड़ा बोल के बताया। हालांकि ये राजनीतिक दावा हो सकता है, फायदे के लिए भी हो सकता है कि 70 करोड़ युवा आज बेरोजगार है, जैसा प्रियंका गांधी ने पानीपत की जनसभा में कहा। और चीजें कही उन्होंने, ये कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी तो है ही, बड़े बड़े लोगों को, अरबपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, किसान के पास 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, पूरी फसल के पैसे नहीं मिलते, महंगाई का जिक्र किया, बहुत सारे आरोप लगाए। तो जिस तरीके का भाषण प्रियंका गांधी ने दिया, मेरे को लगता है कई तो उसके फिक्रे ऐसे थे जैसे दिल में उतर जाने वाले, और इमोशनल भी हो गई। भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि आज के समय की बात करें तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत रही है हरियाणा में। बीजेपी के दावे खोखले हैं कि 10 सीटें जीतेगी या 5 सीटें जीतेगी, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, लोग जो स्वागत कर रहे हैं इनका, प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी कल आए हुए थे, तो भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे थे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है कांग्रेस। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी और कल राहुल गांधी के आने से मैं समझता हूं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को सियासी फायदा जरूर होगा। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर ये जाने, क्योंकि आप हरियाणा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ये तमाम आपने एक नई लोकसभा के कई सारे चुनाव कवर किए हैं, और इस बीच अगर हम जमीनी स्थिति जाने, जो चोट कांग्रेस को 2019 में लगी थी, क्या उसको दोबारा से भरपाई 2024 में कर पाएगी? देखिए जय, 2019 के हालात और थे। 2014 में बीजेपी की आंधी चली पूरी देश में, नरेंद्र मोदी की आंधी चली, एक उफान पर थी, लोकप्रियता बिल्कुल पीक पर थी नरेंद्र मोदी की 2014 में। लेकिन 2019 में एक जो पुलवामा जो कांड हुआ था, उसके बाद स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई थी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर, कि उन लोगों को हमने घर में घुस के मारा। तब हालात और थे, पूरा देश के लोग ये थे कि बहादुरी जो हमारे जवानों ने दिखाई, एयरफोर्स ने, उनके पराक्रम पर पूरा देश गौरवान्वित था, फक्र महसूस कर रहा था। उस तरह के हालात थे। 2019 में आप देखिए, 2014 में 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने, क्योंकि 2 इनेलो गठबंधन ने और एक दीपेंद्र हुड्डा ने जीती थी रोहतक की 2014 में। लेकिन 2019 के चुनाव में 10 की 10 सीटें, 100% रिजल्ट दिया बीजेपी ने। और तब नरेंद्र मोदी की जो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर, जो रूप नजर आया था प्रधानमंत्री का, लोग उस पर निहाल हो गए थे, बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, लिहाजा 10 की 10 सीटें थी। लेकिन अब बदले हुए हालात है जय, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, 10 साल सरकार को हो गए हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है, और चीजें हैं जो आ रही है कि अमीर लोगों को और अमीर बनाया जा रहा है, छोटे लोगों को, जो छोटे कमजोर तबके हैं, उनको सरकार फ्री राशन दे रही है,
किताबें दे रही है, वजीफे दे रही है, लेकिन जो मीडियम क्लास है वो घुट रहा है। मीडियम क्लास के मैंने बहुत सारे लोगों के, जब हमने पब्लिक का मूड दिखाया, सर्वे किए, लोगों के बीच गए, तो मीडियम क्लास बहुत ज्यादा मतलब सिसक रहा है कि हमारी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया, या तो अमीर लोगों की तरफ दिया या निचले तबके की तरफ। जबकि जो मीडियम तबका है वो अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाता लिखाता है, वो पढ़े लिखे बच्चे देश के समाज के काम आते हैं, लेकिन रिटर्न उनको उतना नहीं मिला। तो ये दुख मीडियम लोगों में है। अब कई मुद्दे हो गए और जिस तरीके से रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। और मैं तो ये कहूं करनाल सीट में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार है मनोहर लाल जी कहते थे मजा नहीं आया, कांग्रेस का तो कोई है नहीं, एक तरफा चुनाव है, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार आने के बाद जिस तरीके से सक्रियता दिखाई कांग्रेसी को पता है, बीजेपी कहती है कांग्रेस डूबता जहाज है, लेकिन कांग्रेस नेता समझ गए हैं कि अगर कांग्रेस डूबता जहाज है, जहाज डूबा तो सब डूबेंगे, और जहाज चलता रहा तो सबको सीट और सफर करने का आनंद मिलेगा। तो कांग्रेस नेताओं के दिमाग में बात आ गई है, 10 साल हम सत्ता से बाहर हैं, अगर अब भी चूक गए, जो उनके लिए अवसर नजर आ रहा है, अब भी चूक गए तो फिर 15 साल का वनवास हो जाएगा। तो कांग्रेस नेता और एक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और लोग उनका हाथ पकड़ रहे हैं कि आइए हम आपके साथ हैं, आपको समर्थन देते। तो इस तरह के हालात हैं। 10 की 10 सीटों पर मैं मानूं एक आध को छोड़कर मुकाबला अब जोरदार हो गया। और करनाल सीट पर भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। 47 डिग्री में वो खुद परसों 2-4 दिन कह रहे थे कि 45 डिग्री है, देखो मेरे को, मैं लोगों को मिल रहा हूं, जनसंपर्क कर रहा हूं। तो मनोहर लाल जी को भी बहुत पसीना बहाना रहा है, क्योंकि मुकाबला अब जोरदार हो गया करनाल सीट पर भी। हालांकि मैं मानता हूं एज बीजेपी के साथ है, मनोहर लाल जी के साथ प्लस पॉइंट्स हैं, मजबूत संगठन है, सक्रियता है, मैन पावर है, ट्रेनिंग है, बूथ लेवल तक की प्लानिंग है। कांग्रेस उस मामले में मेरे को लगता है अभी कमजोर है, और क्योंकि कांग्रेसियों की अभी हमने मोर्चाबंदी देखनी है। शनिवार को जब वोट पड़ेंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मंच पर तो कांग्रेसी नेता नजर आए, शायद फोटो खिंचवाने के लिए या एहसास कराने के लिए कि हम प्रियंका गांधी के मंच पर हैं। लेकिन जब बूथ संभालने की बारी आएगी, परसों मतदान शुरू होगा, तब मोर्चाबंदी कांग्रेस की कितनी मजबूत रहती है, ये नेता कांग्रेस के प्रति कितनी लॉयल्टी दिखाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सक्रियता दिखाते हैं, लोगों को घरों से बाहर लाते हैं कि वोट डालिए, आप जिसको डालिए लेकिन वोट डालिए। तो परसों मेरे को लगता है कांग्रेसियों की बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कांग्रेसियों के हिस्से में कुछ आने वाला है। अभी तो वो 0 पर है। कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि 6-7 सीट जीत रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूं 2-3 सीटें फेवर में है कांग्रेस की, 4-5 तक भी हो सकती है जिस तरह के हालात और अवसर है। लेकिन कई कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि 6-7 सीटें हम जीत रहे हैं। मतलब बिल्कुल, क्योंकि सभी दल इस समय अपने अपने दावे ठोकते हुए नजर आ रहा है। कोई 10 सीटों का दावा कर रहा है तो कोई 6 से 7 सीटों का दावा कर रहा है। लेकिन अब ये दावे सच्चाई में कब तब्दील होते हैं, ये 4 जून को ही सामने आएगा। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।